हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो सीटेट में हर साल इन क्वेश्चन से कुछ दो टॉपिक्स यहाँ पर 2 से 3 टॉपिक कवर किए हैं, जेंडर और त्रिध्रुवीय प्रणाली। और थर्ड जो पॉइंट है वो जेंडर पार्शियलिटी से है, रिंग रूल बद्धता से है। तो इससे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे क्वेश्चन में इन पॉइंट से 2 से 3 नंबर का आपको ज़रूर से ज़रूर मिल जाएगा। तो ध्यान से पढ़िएगा। तो बिना टाइम वेस्ट के हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जॉन डीवी ने शिक्षा की कौन सी प्रणाली बताया है? तो जॉन डीवी एक मनोवैज्ञानिक रहे हैं, साइकोलॉजी के मनोवैज्ञानिक, जिन्होंने त्रिध्रुवीय प्रणाली के बारे में बताया था। त्रिध्रुवीय प्रणाली जो है वो शिक्षक, बालक और पाठ्यक्रम से रिलेटेड है, जिसके बारे में क्वेश्चन के रूप में आपको इसके बारे में थोड़ी डिटेलिंग देंगे। तो सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो जॉन डीवी ने शिक्षा की कौन सी प्रणाली बताया था? तो कौन सी प्रणाली बताया था? त्रिध्रुवीय प्रणाली बताया था। कौन सी प्रणाली बताया था? त्रिध्रुवीय प्रणाली बताया था। एग्जैक्ट सीधा क्वेश्चन ही पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो इधर उधर की बातें छोड़कर सीधे जो एग्ज़ाम पूछ रहा है, जो एग्ज़ाम जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में, उसी तरह से सेम फैक्चुअल क्वेश्चंस पढ़ने हैं हम लोगों को। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, त्रिध्रुवीय प्रणाली में किन किन बातों को बताया गया? तो जो त्रिध्रुवीय प्रणाली जॉन डीवी ने बताई थी, इसके जो पहला क्वेश्चन है ये दो तरह से पूछा जाएगा कि त्रिध्रुवीय प्रणाली किसने कहा था, त्रिध्रुवीय प्रणाली को किसने व्याख्या की थी, किसने व्याख्या की थी इस बात की? तो इसका आंसर है जॉन डीवी। या इस तरह से पूछा जाता है, जॉन डीवी ने किस सिद्धांत के बारे में बताया? तो त्रिध्रुवीय प्रणाली के बारे में बताया था। ये त्रिध्रुवीय प्रणाली के बारे में बताया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। त्रिध्रुवीय प्रणाली में किन किन बातों को बताया गया था? तो त्रिध्रुवीय प्रणाली में 3 बातों पर खास तौर पर गौर किया गया था, शिक्षक, बालक और पाठ्यक्रम। किसके बारे में? शिक्षक, बालक और पाठ्यक्रम के बारे में, जिसमें त्रिध्रुवीय प्रणाली में 3 टॉपिक सबसे बेसिक पॉइंट है, जिसमें पहला है टीचर्स जो पढ़ाते हैं, बालक पढ़ते हैं, और पाठ्यक्रम जिस पर आधारित पूरी कक्षा का मार्गदर्शन होता है, जिस आधार पर पूरी कक्षा चलती है या बच्चों को जिस प्रकार का नॉलेज प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। भाषा कितने प्रकार की होती है? तो भाषा 3 प्रकार की होती है, लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा का मनोवैज्ञानिक क्रम है। इसको 2 तरह से पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आता है आपका, भाषा का मनोवैज्ञानिक क्रम कौन सा है, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है भाषा का मॉन्टेसरी के अनुसार कौन सा क्रम है। तो जब पूछेगा एग्ज़ाम में पूछेगा भाषा का मनोवैज्ञानिक क्रम कौन सा है, तो सबसे पहला है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसको शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं, LSRW, मतलब लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ये कौन सा क्रम हो गया? आपका मनोवैज्ञानिक क्रम हो गया। अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि मॉन्टेसरी के अनुसार भाषा का क्रम क्या होगा, तो मॉन्टेसरी के अनुसार भाषा का क्रम क्या होगा? सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। अंतर समझ लीजिए, भाषा का क्रम मनोवैज्ञानिक तौर पर सुनना, बोलना, ये दोनों में कॉमन है, और तीसरा है पढ़ना और लिखना। और पढ़ना जो हो गया वो फोर्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट में पढ़ना जो हो गया वो मॉन्टेसरी में सबसे लास्ट पॉइंट पर चले जाता है, लिखना थर्ड पर आ जाता है, और मॉन्टेसरी में लिखना थर्ड पर आ जाता है और पढ़ना 4th पॉइंट पर चला जाता है। तो इस तरह से हम लोग याद रखेंगे। जो शॉर्ट फॉर्म में याद रखते हैं, मनोवैज्ञानिक के अनुसार LSRW और मॉन्टेसरी के अनुसार LSWR। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। चॉम्स्की के अनुसार, चॉम्स्की एक मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, उनके अनुसार भाषा के बारे में उन्होंने क्या बोला है कि इनके अनुसार बच्चा भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होता है। जो बच्चा होता है, जब बच्चा पैदा होता है, तो चॉम्स्की का मानना ये है कि जब बच्चा पैदा होता है तो जन्मजात वो जो पैदा होता है तो जन्मजात उसके अंदर एक गुण पाया जाता है, जो भाषा सीखने का एक गुण पाया जाता है, एक क्षमता होती है जिसके साथ वो ऑलरेडी बोलता है। 3 प्रकार की भाषाएं बताई गई थी, लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। तो बच्चा जब पैदा होता है तो वो किस भाषा में बात करता है, किस भाषा में इशारे करता है, या किस भाषा में कोशिश करता है चीज़ों को दर्शाने की
कि जैसे उसको भूख लगी होती है तो क्या करता है, ज़्यादातर रोने लगता है, जब भूख शांत हो जाती है तो हंसने लगता है। ये सब कुछ संकेत के माध्यम से बच्चा बताता है कि अर्थात इसी को कहा गया कि बच्चा जन्मजात भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में लिख दिया है रोना, जब बच्चे को भूख लगती है, कहीं चोट लग जाती है, कुछ भी होता है तो वो रोने लगता है, मतलब एक संकेत देने लगता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो, या जो भी। तो इस तरह से चॉम्स्की के अनुसार बच्चा भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होता है, जैसे रोना। सांकेतिक भाषा, इतनी बात समझ में आ गई होगी। बच्चे जब ज़्यादा रोने लगते हैं तो कहते हैं ठीक है भैया दूध पिलाओ उसको, ज़्यादा नहीं तो जो पहाड़ सर पे पहाड़ उठा लेगा, मतलब ऐसे टाइप की थोड़ी जो हमारे सोसाइटी में बातें हुआ करती हैं। तो चॉम्स्की का यही कहना है कि बच्चे जन्मजात भाषा जन्मजात सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। नेक्स्ट वन पर चलते हैं। भाषा के रूप कितने हैं? भाषा के 4 रूपों की बात की गई है यहाँ पर। भाषा के कौन कौन से रूप हैं? सबसे पहला रूप है स्वनिम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फोनिम। जैसे ध्वनि की सबसे छोटी इकाई आ, क, च, ज, फ, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर लिखा हुआ है ध्वनि की सबसे छोटी इकाई, मतलब एक तरह से बोला जाएगा लेटर्स को। लेटर्स को क्या बोलते हैं? लेटर्स को क्या बोलते हैं? स्वनिम बोलते हैं। सेकंड नंबर है रूपिम, मतलब मॉर्फिम, शब्द का छोटा रूप। जैसे ये जो शब्द हो गए तो शब्द को क्या बोलेंगे? लेटर। जो लेटर की बात की गई है वो स्वनिम में आ जाएगा। भाषा के रूप पहला स्वनिम में आ जाएगा। लेटर्स की बात की जाती है तो स्वनिम में आ जाता है। और छोटे शब्दों की बात की जाती है जैसे पेन, कॉपी, राम आदि की बात की जाए तो वो किस में आ जाता है? मॉर्फिम में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं? मॉर्फिम में आ जाते हैं। थर्ड पॉइंट है वाक्य। अब शब्द हो गए, शब्द से स्वनिम बन गया, शब्द लेटर से स्वनिम बन गया। लेटर को जब जोड़ कर छोटे शब्द बनाए गए तो उससे क्या हो गया? मॉर्फिम बन गया। और मॉर्फिम से जब एक सेंटेंस तैयार किया जाता है, जब एक वाक्य तैयार किया जाता है, या एक तरह से बोला जाए कोई नियम तैयार किया जाता है। नियम, जब सेंटेंस कैसे तैयार होगा? जब तक नियम ही नहीं होगा तो कोई सेंटेंस कैसे तैयार किया जा सकता है? कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा तो किसी चीज़ को अगर हमें कहीं पर जाना है तो उस वहाँ तक पहुँचने के लिए, जैसे हमें यहाँ कानपुर से दिल्ली जाना है तो कानपुर से दिल्ली जाने का अगर हमें रास्ता ही नहीं पता होगा, किस तरह से जाना है, कौन सी बस पकड़नी है, कौन सी ट्रेन पकड़नी है, कहाँ पर चेंज करनी है या कहाँ जाएगी, अगर इस बारे में हमें कोई कॉन्सेप्ट तैयार ही नहीं होगा, किसी बारे में पता ही नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है हमें वहाँ पहुँच ही नहीं पाएंगे, कभी नहीं पहुँच पाएंगे। तो इस तरह से भाषा का नियम, वाक्य, थर्ड क्या पॉइंट है? वाक्य, सिंटैक्स, भाषा के नियम। मतलब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे दिया है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदा, ये एक क्या है? नियम है। एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दिया है कि जब तक कोई सिंटैक्स नहीं होगा कोई। अब जब आपको नियम पता चल गया है तो नियम पता चलने के बाद क्या होता है? अब जब नियम पता चलता है तो हम लोग सिंटैक्स निकालते हैं, मतलब उसको वाक्य बनाते हैं। जब नियम पता चल गया कि हाँ यहाँ से दिल्ली जाना है तो नियम दिल्ली फिर जाने के लिए कि अब हमने चलना तैयार, अब सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, उसके लिए अब वाक्य बन रहा है, सही बन रहा है या नहीं बन रहा है, उसका सार्थक अर्थ निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, तो उसकी जो बात की जाती है वो अर्थ में बात की जाती है, सीमैटिक्स में बात की जाती है। जैसे वाक्य का सार्थक अर्थ निकालना, जैसे श्याम के पास एक पुस्तक है तो ये सार्थक अर्थ है कि श्याम के पास क्या है? एक पुस्तक है। अगर यहाँ पर लिख जाएगा श्याम के पास है एक पुस्तक तो वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पॉइंट क्या है? श्याम के पास एक पुस्तक है, मतलब श्याम के पास एक बुक है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो भाषा के कितने रूप यहाँ पर बताए गए हैं? 4 रूप बताए गए हैं। एक पहला हो गया स्वनिम, जो मतलब लेटर्स को स्वनिम बोलते हैं। मॉर्फिम, छोटे शब्द को रूपिम या मॉर्फिम बोलते हैं। थर्ड वाक्य, मतलब मतलब थर्ड पॉइंट क्या हो गया? जब कोई रूल, हम लोग रूल के हिसाब से पढ़ते हैं, कोई चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। रूल जब हम लोग टेंस पढ़ते हैं, जैसे सपोज़ हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं तो हमें टेंस सिखाए जाते हैं। पहले लेटर सिखाए जाते हैं, अल्फ़ाबेट सिखाए जाते हैं, उसके बाद वाक्य वो छोटे छोटे वर्ड बनाना सिखाए जाते हैं, फिर उसके बाद हमें ट्रांसलेट कैसे करना है उसके नियम बताए जाते हैं, उसके बाद ट्रांसलेशन बताया जाता है, अर्थ निकालना बताया जाता है। तो लास्ट में क्या हो गया? सीमैटिक्स यानी अर्थ निकालना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं सीधे। CRT क्या होता है? क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। इसमें 6% होता है। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत कम एग्जाम में पूछा था पर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए।
कि सीआरटी क्या होता है। बड़ा सिंपल सा है। सीआरटी का मतलब होता है क्राइटेरियन रेफरेंस्ड टेस्ट। इसमें जैसे एक फिक्स्ड परसेंटेज होता है, जैसे सीटेट में हम लोग को पास होने के लिए 60% मार्क्स होने चाहिए। 12th में कितने परसेंट आए आपके, तो एक फिक्स परसेंटेज होता है। 10th में आपने कितने, 10th में आपको कितने परसेंट मिले, 12th में कितने परसेंट मिले, ग्रेजुएशन में कितने मिले, बीएड बीटीसी में कितने मिले, उसके बाद सीटेट में कितने मिले, मेरिट में कितने, मेरिट की बात ही अलग हो गई, तो सीटेट वगैरह में कितने, जिसमें फिक्स्ड एक परसेंटेज होता है। उसकी बात सीआरटी होती है, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट होता है। और सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं तो एनआरटी नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होता है। नॉर्म का अर्थ ही होता है कि जिससे किसी चीज़ का सिलेक्शन होता है, एक तरह से मेरिट बेस्ड समझ लीजिए, इसमें ज़्यादा मार्क्स लाकर सिलेक्शन पाना होता है। जैसे अर्थात केवीएस, जब हम लोग केवीएस का फॉर्म, सीटेट एक क्या होता है, क्राइटेरिया होता है, जिसमें 60% भाई मार्क्स आपके आ गए तो आप पास हो गए। तो इसमें जो 60% क्राइटेरिया हो गया वो क्या हो गया, सीआरटी के अंडर आ गया। और जो एनआरटी है, जैसे केवीएस में ज़्यादा से ज़्यादा कट ऑफ आपको क्लियर करनी है तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने, DSSB में, सुपर टेट में, तो ये सब क्या होता है, मेरिट बेस्ड होता है। एक तरह से सीधा जो फिक्स्ड परसेंटेज होते हैं वो सीआरटी के अंडर आते हैं, और जो मेरिट बेस्ड होते हैं या जिसमें कट ऑफ्स वगैरह बनती है उसको एनआरटी बेस्ड बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। एक छोटा सा पॉइंट है, पोर्टफोलियो के बारे में बात करते हैं। पोर्टफोलियो क्या होता है, एक क्वेश्चन तो कंफर्म इससे आना है कि पोर्टफोलियो होता क्या है, कि एक प्रकार की फाइल है जिसमें व्यक्ति विशेष या बालक के सभी क्षेत्रों का क्रमबद्ध जानकारी एकत्रित करके रखी जाती है। अर्थात जब बच्चे का रिपोर्ट कार्ड बनता है तो उसमें रिपोर्ट कार्ड में उसके मार्क्स के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा अचीवमेंट्स होते हैं। जब पेरेंट्स मीटिंग होती है तो बच्चों से, जब टीचर्स से बच्चों को पेरेंट्स टीचर्स से मिलने जाते हैं तो उनकी कुछ उपलब्धियां बताते हैं बच्चे, टीचर्स उपलब्धियां बताते हैं पेरेंट्स को, उनकी कमियां बताते हैं, उनकी खामियां बताते हैं, तो उनको एक फ़ाइल में संचित करके रखा जाता है, जिसमें मार्क्स हो गए, उपलब्धियां हो गए, सर्टिफिकेट्स हो गए, कुछ कमियां वगैरह से एक जो व्यक्ति विशेष की जो कैरेक्टर है और उसके जो अचीवमेंट्स है, इसे एक फ़ाइल में क्रमबद्ध करने को क्या बोलते हैं, पोर्टफोलियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोर्टफोलियो बोलते हैं। बस एक छोटा सा पॉइंट है, ये कभी कदार क्या ज़्यादातर पूछा ही जाता है कि पोर्टफोलियो में क्या होता है। तो सिंपल जवाब है, बच्चों के एकेडमिक्स मार्क्स हैं या एकेडमिक अचीवमेंट्स हैं, उनको एक फ़ाइल में एकत्रित करने की जगह को एक फ़ाइल में एकत्रित करने को पोर्टफोलियो बोलते हैं। ठीक है, बात करते हैं जेंडर्स की। तो जेंडर मतलब लिंग एवं सेक्स में अंतर क्या है, तो ये 1 नंबर का कंफर्म क्वेश्चन सीटेट में हर साल पूछा जाता है, हर सेट में पूछा जाता है। जेंडर और सेक्स में फ़र्क क्या है, तो जेंडर एक सोशल संरचना है और सेक्स एक बायोलॉजिकल संरचना है। जेंडर कैसी है, सोशल संरचना है, और सेक्स जो है वो बायोलॉजिकल संरचना है। ठीक है, इस बारे में ये 1 नंबर का क्वेश्चन हर साल पेपर में आता है बिना डाउट के। बस आप सीधा क्वेश्चन है, इसको रट लीजिए। जेंडर एक सोशल स्ट्रक्चर है और सेक्स एक बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, बात करते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप, लिंग रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता क्या होता है कि समाज में महिलाओं या पुरुषों को लेकर चली आ रही परंपरा या रूढ़िवादी धारणाएं जो होती हैं उनको जेंडर स्टीरियोटाइप बोलते हैं। जैसे लड़कियां पढ़ने में मैथ्स में कमज़ोर होती हैं, लड़के कला में कमज़ोर होते हैं, डिज़ाइन नहीं कर पाते, क्रिएटिविटी उनके अंदर ज़्यादा नहीं। तो इस टाइप से की कुछ जो रूढ़िबद्धताएँ पुराने ज़माने से चली आ रही हैं उनको क्या बोलते हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप बोलते हैं, लिंग रूढ़िवादिता बोलते हैं। नेक्स्ट है लिंग पक्षपात। जेंडर बायस क्या होता है, एक लिंग रूढ़िबद्धता के बारे में समझ गए होंगे, जिससे किसी मेल और फीमेल को एक किसी कहावत के थ्रू जस्टिफाई करना, उसको लिंग स्टीरियोटाइप बोलते हैं। और लिंग पक्षपात क्या होता है, जेंडर बायस क्या होता है, एक शिक्षक को गर्ल्स और बॉयज़ में जेंडर पक्षपात नहीं करना चाहिए कि अगर शिक्षक पढ़ा रहा है तो वो ये ना समझे कि यहाँ लड़कियों को ये पढ़ाना चाहिए, लड़कों को वो पढ़ाना चाहिए। नहीं, शिक्षक पे सभी का समान अधिकार है, यह सोचकर शिक्षक को पढ़ाना चाहिए कि सभी टॉपिक एक विद्यार्थी की तरह पढ़ाना चाहिए, एक लड़की और लड़का की तरह नहीं पढ़ाना चाहिए। तो एक शिक्षक को गर्ल्स और बॉयज़ में जेंडर पैरिटी रखनी चाहिए, मतलब उनमें कोई भी लिंग पक्षपात नहीं रखना चाहिए। लिंग तटस्थ भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ज़्यादातर लिंग तटस्थ भाषा का प्रयोग, मतलब लिंग तटस्थ भाषा क्या होगी, जैसे कैमरा इसमें क्या लगा हुआ है, मैन, तो कैमरा मैन की जगह कैमरा पर्सन का यूज़ कर सकते हैं हम, पर्सन।
का यूज़ कर सकते हैं। पर्सन में यहाँ पर जेंडर बायस की थ्योरी काम नहीं करेगी, पर्सन में गर्ल्स बॉयज़ दोनों इंक्लूड हो जाते हैं। तो जेंडर स्टीरियोटाइप और जेंडर बायस में यही फ़र्क है। जेंडर स्टीरियोटाइप पुरानी कहावतों से रिलेटेड बच्चों गर्ल्स और बॉयज़ में अंतर क्रिएट करना, और अंतर क्रिएट करना बोल सकते हैं हम। और जेंडर बायस में एक शिक्षक को बिना किसी पार्शियलिटी के एक शिक्षक की तरह, एक विद्यार्थियों की तरह पढ़ाना, क्या हो गया, जेंडर बायस्ड हो गया, स्टूडेंट्स की तरह पढ़ाना। तो दोस्तों यही था आज की वीडियो में। अगर पसंद आया हो या किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसको सुधारा जाएगा। तो यही था आज की वीडियो में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अच्छे से याद रखिएगा। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इससे आपके 2 से 3 नंबर कंफर्म बन जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से पढ़िएगा, सीटेट एग्ज़ाम आपका बहुत ही करीब है। तो ठीक है, अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।